इससे पहले भी जो खाड़ी देशों में ईरान जो हमले कर रहा था, अमेरिका के जो बेसेस है, उसमें भी तो उनको नुकसान हुआ था। तो ये जो पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर वाला इंसिडेंट है, ये इतना महत्वपूर्ण कैसा हो गया कि आपने रिएक्ट करना सही समझा? प्रेसिडेंट ट्रंप एक व्यापारी है और व्यापारी अपनी बात को बेचने के लिए 100 गुना झूठ बोलेगा, लोगों का बेवकूफ बनाया जाएगा, वो उसमें माहिर है। अमेरिकन नेवी ने एक निहत्थी ऑयल टैंकर पे क्यों हमला किया? ये हुँ, रूस को डायरेक्ट कन्फ्रंट कर नहीं सकते, ना कभी किया है इन्होंने, ना इनमें दम है। ना ही इन्होंने कभी चाइना को कन्फ्रंट किया है, ना इनमें कोई दम है कन्फ्रंट करने का। और अगर ये कन्फ्रंट करना चाहते हैं तो ये कन्फ्रंट कर रहे हैं ईरान को। जिस तरह से पीओके में वहाँ के लोगों ने अपने बेसिक राइट्स के लिए प्रोटेस्ट किए, उसको दबाने के लिए जिस तरह पाकिस्तान जिस हद तक गया कि वहाँ से खबरें आने भी मुश्किल हो गई। अब जो उन लोगों का प्रोटेस्ट था उसको बीएलएफ का भी सपोर्ट मिला है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो आम जनता है उसके पॉलिटिकल राइट्स दबाए जाते हैं। पूरा कॉन्टेक्स्ट को आप कैसे देखते हैं? सर, पाकिस्तान को लेके कई पहलू हैं जिस पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये समझना चाहूँगा और दर्शक भी समझना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो हमले किए हैं अमेरिका ने, उसमें कहा कि भई हेलीकॉप्टर पे हमला हुआ तो आउट ऑफ नेसेसिटी हम आप पे अटैक करेंगे। नमस्कार, रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। रण क्षेत्र में आज हम समझेंगे डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के अधिकारियों ने दाऊन पर्सनल फोन कर कर कहा कि बम्बिंग रुकी जाए। हालांकि ईरान ने तुरंत ही इस बात का खंडन किया। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन किया, उसे कुचलने के लिए पाकिस्तान किस हद तक गया और पीओके के लोगों की मांग का पीएलएफ का समर्थन मिला। इन तमाम पहलुओं को आज रण क्षेत्र में हम समझेंगे और इन तमाम पहलुओं को समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह टू। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद राम। जय हिंद सर। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया, मुझे उम्मीद है कि आपने भी ये खबर पढ़ी होगी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के अधिकारियों ने उन्हें फ़ोन किया कि बॉम्बिंग रोकी जाए। पहली चीज तो राम, प्रेसिडेंट ट्रंप एक व्यापारी है और व्यापारी अपनी बात को बेचने के लिए 100 गुना झूठ बोलेगा, लोगों का बेवकूफ बनाया जाएगा, वो उसमें माहिर है। और देखिए, एक पॉलिटिशियन है, वो नाप के तोल के अपने शब्द बयान करता है। उसे पता है कि उसकी हर एक बोली हुई बात पे कोई ना कोई प्रतिक्रिया जताई जाएगी और उसके बात का महत्व तब होता है जब वो एक कंट्रोल्ड मैनर में अ, जितना रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार उतना ही आउटपुट दे और अपना वापस एडवाइजरी पैनल के साथ बैठ के अपनी कूटनीतिक, राजनीतिक, डिप्लोमेटिक तौर पे अपनी तैयारी करे अगली स्टेटमेंट की। जी। ये इंसान हर 2 घंटे बाद तो स्टेटमेंट बदलता है और ट्विटर इसका बन गया है ऑफिशियल चैनल, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म। तो ये तो वही बात होगी, वर्क फ्रॉम होम। तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वर्क फ्रॉम ट्विटर कर रहा है। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जो इनके अधिकारियों के जरिए आनी चाहिए वो आती नहीं है टाइम पे। हुँ, और देखिए, एक हायरार्की होती है पॉलिटिकल हुँ, वे ऑफ वर्किंग में। वो कोई हायरार्की फॉलो ही नहीं करता है। वो सब कुछ सेंट्रलाइज्ड, एडवाइजर भी ट्रम्प, काम करने वाला भी ट्रम्प, बयान देने वाला भी ट्रम्प। वो वन मैन आर्मी बना हुआ है, जिसकी वजह से उसके जो आसपास इर्द गिर्द एडवाइजर हैं वो हुँ, चापलूसी के मोहताज बन चुके हैं। कोई अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू या एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू जो अमेरिका की तरफ से होना चाहिए, तो मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू की कोई बात नहीं कर रहा है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप को खुश रख सकता है वो कर रहा है पर्सनली। तो देखिए, नेपोटिज्म इतना हो गया, रेड टेपिज्म इतना हो गया है और ये सारी चीजें कॉरपोरेट में फिर भी देखी जाती हैं, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में भी होती हैं, पर ये तो इन्होंने सभी हदें पार कर ली हैं। तो इनकी दिए हुए बयान पे बहुत ही शक या सवाल की निगाहों से देखा जाता है।
परखा जाता है और ये अपने वादों पे खरे नहीं उतरते हैं। कहते द बिगेस्ट लायर प्रेसिडेंट इज द प्रेजेंट वन। बल्कि टॉपिक होना चाहिए अमेरिकन नेवी ने एक निहत्ती ऑयल टैंकर पे क्यों हमला किया, किस बुनियाद पे हमला किया, क्या सोच के किया, इनकी मंशा क्या थी, इनका इंटेंट क्या था, मोटिव क्या था, जिसकी वजह से हमारे आज 3 हिंदुस्तानी नागरिक मारे गए हैं, जिनमें से 2 के शव मिल गए हैं, 1 का शव अभी भी नहीं मिला है और 24 इंडियन वर ऑन बोर्ड आवर ऑयल टैंकर। तो देखें, एक हमला 8 जून को हुआ, दूसरा हमला 10 जून को हुआ, तो आपने लगातार 2 हमले तो कर दिए 3 दिन के अंदर जी। और इंडियन गवर्नमेंट ने उनके फॉरेन एनवॉय को बुला के फटकार मारी है और उसे मतलब फेसिंग डाउन दी है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट इनफ। हमारी जो प्रेजेंट पॉलिटिकल ब्रास है उसे कड़े कदम लेने पड़ेंगे। हमें अपने कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट्स जो यूएसए को जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें कहीं और उसे डाइवर्ट करना पड़ेगा, चाहे अफ्रीका हो या एशिया के कोई और मुल्क हो या गल्फ कंट्रीज हो। पर हमें अब अमेरिका के साथ 2 टुक और एग्रेसिव स्टांस के साथ पेश आना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इंडिया को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। ये रूस को डायरेक्ट कन्फ्रंट कर नहीं सकते, ना कभी किया है इन्होंने, ना इनमें दम है। ना ही इन्होंने कभी चाइना को कन्फ्रंट किया है, ना इनमें कोई दम है कन्फ्रंट करने का। और अगर ये कन्फ्रंट करना चाहते हैं तो ये कन्फ्रंट कर रहे हैं ईरान को, जिसके ऊपर 47 सालों से सैंक्शन लगे हुए थे और इन्होंने इस उम्मीद से हमला किया था कि ये वेनेजुएला की तरह 48 घंटे में ढेर हो जाएंगे, और वो नहीं हुआ। मतलब इराक ऐसा मुल्क है जिसने 9 साल लगातार जंग लड़ी है इराक के खिलाफ। 9 साल। आप सोचे, आर्थिक स्थिति खत्म, सैंक्शंस अलग से इनके ऊपर, पर इनकी आवाम ने इनका साथ दिया। इन्होंने इराकियों को हराया, पराजित किया युद्ध में, अपनी स्टैंडिंग भी बरकरार रखी और अपना ऑयल का एक्सपोर्ट भी बना के रखा और सर्वाइवल मोड में ये काम करते रहे। आज की तारीख में इन्होंने किन से हाथ मिलाना पड़ा मजबूरन? ईरान को मजबूरी में हाथ मिलाना पड़ा चाइना के साथ, मजबूरी में नॉर्थ कोरिया के साथ, रशिया के साथ, कुछ हद तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी खरीदा इन्होंने, इन्वॉल्वमेंट है इनकी, और उत्तर कोरिया के जरिए खरीदा इन्होंने। जी। तो देखें, ये मजबूरियां होती हैं एक आवाम की, एक पॉलिटिकल टॉप ब्रास की, कि जब पूरी दुनिया आपके बरखिलाफ हो जाए तो आपको सीधी उंगली नहीं तो टेढ़ी उंगली से ही घी निकालना पड़ता है अपनी सर्वाइवल के लिए। वो ईरान ने किया। और आज की तारीख में अगर ईरान ने बयान भी दिया कि आप बमबारी रोक दें, तो कोई पब्लिक स्टेटमेंट आई है ईरान की तरफ से? नहीं कहीं सर, उन्होंने कहीं तो पे भी। एकदम खंडन किया है कि हमने इस तरह से कुछ नहीं किया। सबको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं ना, जिस दिन ईरानियन रिजीम ने थोड़ा सा भी सॉफ्ट अप्रोच दिखाई, थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज या बात करने की ओर भी इशारा किया, मुज्तमा खमेनी अपनी इज्जत गवा देगा। वो उसके लिए पॉलिटिकल सुसाइड साबित होगा। और आप माने ना माने, जो भी ऑडियंस ये मेरी बात सुन रहा है, अमेरिका को अपने सिपाही ऑन ग्राउंड उतारने पड़ेंगे। वॉर फ्रॉम होम नहीं हो सकता है। जैसे वर्क फ्रॉम होम होता है, वॉर फ्रॉम होम आप कहीं दूर बैठे बटन दबा दबा के युद्ध नहीं जीत सकते हैं। आपको आमना सामना करना ही पड़ेगा अंत में। बिल्कुल। चाहे आप माने ना माने, ताबूत आएंगे, डेनवर एयरबेस पे ताबूत उतरेंगे। उसके लिए अमेरिका को तैयारी रखनी है। 4.2% इन्फ्लेशन वैसी 3 साल में हाईएस्ट है अभी अमेरिका में। वहां की आवाम शोर मचा रही है, आपसी फर्क कितने हो चुके हैं। तो जिस तरीके से अमेरिका इल्जाम लगाता है, पाकिस्तान भी इल्जाम लगाता है इंडिया के ऊपर कि
पॉलिटिकली हम हिंदुत्व की तरफ प्रो हिंदुत्व है, हिंदुत्व पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो क्यों ना दिया जाए? जब हमारे मुल्क की मेजॉरिटी ही हिंदू है तो क्यों नहीं? और आप सर आप इससे पहले के रेशियल पाकिस्तान पाकिस्तान डिस्क्रिमिनेशन देखें। सर पाकिस्तान को लेके कई पहलू हैं जिस पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये समझना चाहूंगा और दर्शक भी समझना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो हमले किए हैं अमेरिका ने, उसमें कहा कि भाई हेलीकॉप्टर पे हमला हुआ तो आउट ऑफ नेसेसिटी हम आप पे अटैक करेंगे। इससे पहले भी जो खाड़ी देशों में ईरान जो हमले कर रहा था, अमेरिका के जो बेसेस है, उसमें भी तो उनको नुकसान हुआ था। तो ये जो पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर वाला इंसिडेंट है, ये इतना महत्वपूर्ण कैसा हो गया कि आपने रिएक्ट करना सही समझा? और जब आपके जो मिलिट्री बेसेस थे खाड़ी देशों में, उन पर जब हमले हो रहे थे, तो आपने उस वक़्त नहीं इतना महत्वपूर्ण समझा? देखिए राम, इनविंसिबिलिटी खत्म हो गई है। जो कहते हैं ना, वॉर के अंदर वेपन की सुपीरियोरिटी है, ये हुँ, बिल्कुल मुद्दा खत्म हो चुका है। क्योंकि अगर ये इनका FA-18 हॉर्नेट सबसे अपग्रेडेड हुँ, वर्जन को जी, चाइनीज मैन पैड के साथ गिरा सकते हैं, तो जायज हुँ, सी बात है हेलीकॉप्टर क्या चीज है। हुँ, तो ये ओवर रिएक्शन कर रहे हैं। इनको हुँ, पता है कि इनके पास अत्याधुनिक चाइनीज वॉरफेयर इक्विपमेंट है, उत्तर कोरिया की लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम्स हैं, हुँ, और रूस की तरफ से भी रशियन मतलब मिसाइल सिस्टम्स और एयर डिफेंसेस इनके पास मौजूद है। तो जी, इनको बिल्कुल सही पता है। इन्होंने बेसिकली एक रियलिटी चेक दिया है अमेरिका को, शीशा दिखा के, हुँ, कि हुँ, अगर आपको लगता है कि जीत इतनी आसान है, क्योंकि इराक में ये अंदर घुस चुके, बड़ी हुँ, तादाद में घुसे, बाकी बॉर्डर से घुसे। अब बात की जा रही है कि अजरबैजान के हुँ, अंदर इजराइल के स्पेशल फोर्सेस की बहुत बड़ी तादाद में सिपाही आ चुके हैं। हुँ, अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के काफी सारे सोल्जर्स अजरबैजान बॉर्डर पे आ चुके हैं। हुँ, तो अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान का हेलीकॉप्टर कहां क्रैश हुआ था? हुँ, अजरबैजान और ईरान के बॉर्डर पे। जी, उसमें भी शक या सवाल उठाया जा रहा था कि ये कैसे हुआ, अभी तक नहीं पता चला कि किसने किया, कैसे करवाया, क्यों हुआ। हुँ, तो बहुत सारी चीजें हैं, और आज उसी इलाके में आपको हुँ, आपकी इजराइल और अमेरिकन्स की मौजूदगी है। तो जी, क्या अजरबैजान ने कोई धोखा किया है ईरान के साथ? क्योंकि जो हुँ, बॉर्डर पे जो डैम बनाया है, जॉइंट जो डैम की इनॉग्रेशन हुई है हुँ, ईरान और अजरबैजान की पॉलिटिकल टॉप ब्रास की, ये उस दौरान एक्सीडेंट हुआ और वो हुँ, हेलीकॉप्टर क्रैश किया हुँ, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान का। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अधूरी है, अभी तक नहीं पता। बट काफी लोग कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वॉल्व है, रेडार जैमिंग इन्वॉल्व है, स्पूफिंग हो रही थी जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया। अंत में उन्होंने वेदर को ब्लेम किया कि इतना फॉग था कि पायलट भटक गया। पर जो उसके अंदर इक्विपमेंट लगा था, वो तो टेरेन मैपिंग कर सकता है, वो तो टेरेन की पूरी डिटेल देता है, चाहे वहां पे धुंध हो या ना हो। मैप जी, का फीड किया हुआ डेटा तो हेलीकॉप्टर में मौजूद रहता है कि कौन से हुँ, ऑल्टीट्यूड में और कितनी दूरी पे, किस एंगल पे पहाड़ी है, तो हुँ, आपको पता होना चाहिए। पर ये हुआ एक्सीडेंट। तो जायज सी बात है कि इन्हें अब इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। और जिस तरीके से सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जी, जी, बिस्कॉल हुँ, तजिकिस्तान गए, हुँ, अजरबैजान गए, अर्मीनिया भी गए, काफी हद तक उन्होंने बातें भी की मिनिस्टर से। वो इसी के लिए की हैं कि जब लड़ाई लगेगी ऑन ग्राउंड, तब हुँ, उन्हें इन मुल्कों के बॉर्डर्स की जरूरत पड़ेगी एंट्री करने के लिए, जिसके अंदर सर पाकिस्तान का भी बॉर्डर शामिल होता है। जी। सर आपने पाकिस्तान का नाम लिया तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। जिस तरह से पीओके में वहाँ के लोगों ने अपने बेसिक राइट्स के लिए प्रोटेस्ट किए, उसको दबाने के लिए जिस तरह पाकिस्तान जिस हद तक गया कि वहाँ से खबरें आने भी मुश्किल हो गई। अब जो उन लोगों का प्रोटेस्ट था उसको बीएलएफ का भी सपोर्ट मिला है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो आम जनता है उसके पॉलिटिकल राइट्स दबाए जाते हैं। पूरा कॉन्टेक्स्ट को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, आप जभी भी अत्याचार करेंगे अपनी आवाम के ऊपर, जी। उसकी एकता और ज्यादा बढ़ेगी और उसका जो मकसद है वो और पक्का और ठोस हो जाता है सरकार के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। हुँ, इसका फायदा बीएलए, बीआरए, बीएलएफ, ठीक है, ये हुँ, अन्य जो बलूचिस्तान के अलग-अलग जो रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटिंग ग्रुप्स है, जी। ये इकट्ठे होके और ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। हुँ, टीटीपी का अलग से इनके साथ है। हुँ, तालिबान के खिलाफ भी अत्याचार हो रहा है, उनका भी अब साथ है। हुँ, पश्तूनों के खिलाफ जो अत्याचार हुआ, अब पश्तून भी इनके साथ मिल चुके हैं। अब हुँ, आपके 4 गुट तो मिल चुके हैं। अब हुँ, ये गिलगिट बाल्टिस्तान की आवाम के साथ इनको अब पूरा सपोर्ट है। अब वो हुँ, दिन ज्यादा दूर नहीं जब यहाँ पे आर्म्ड स्ट्रगल शुरू होगी। इन्होंने हुँ, कोशिश की थी मिड 80s में करने के लिए। जनरल जिया उल हक ने इनको बहुत बड़ी तादाद में मरवाया, हुँ, पॉलिटिकल गैदरिंग्स बंद करवाई, स्पीचेस पॉलिटिकली देना इनको इन पे बैन लग गया था। हुँ, इनकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं या पीएमएलएन, जो भी अलग अलग इनके जो होते हैं दावेदार, वो जी। पाकिस्तान मिलिट्री से ही कनेक्टेड रहते हैं हुँ, और उनको कोई भी नहीं जानता है, पर वोटिंग में ये जीत के आते हैं और फिर होता वही है जो पाकिस्तान मिलिट्री चाहती है वहां पे। तो यदि बिल्कुल। उस एरिया का नाम आजाद कश्मीर है ना, या हुँ, फिर आप उसे पीओजीबी बोल दो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड हुँ, गिलगिट बाल्टिस्तान, या पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं, आप जितने मर्जी नाम दे दें, वहां हुँ, की आवाम को दबाया गया है। इतने हुँ, सालों से वहां पे कोई इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सेटअप हुआ है, कोई हुँ, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं सेटअप हुई है, कोई हुँ, जितनी भी यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स हैं सेटअप हुए, पर वहां पे बिजली नहीं है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है। बच्चों को या फिर बूढ़ों को अगर जाना है मेडिकल इलाज के लिए, उन्हें चेक पॉइंट्स पे हरास कर करके फिर इस्लामाबाद बेचते हैं। हुँ। पीओजीबी में आज भी गांव हैं जहां पे सड़कें नहीं पहुंची हैं, जहां पे जी, बिल्कुल। बिजली नहीं पहुंची है अभी तक। सर मैं बता दूँ ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, ये भी इसमें भी जो जिन पे 1 करोड़ की बाउंड्री रखी गई थी, उन लोगों की भी डिमांड भी कुछ इसी प्रकार के थे कि जो व्हीट है, जो सब्सिडाइज़ आटा है वो उन्हें मिले, बिजली जो है वो सस्ती मिले। इतनी बेसिक नीड्स जो है, इतनी डिमांड जो उस पे भी पाकिस्तान की एज़ अ स्टेट ने कितना ब्रूटल एक्शन किया है। देखिए जाहिर सी बात है आज, सी ये है इंटरनेट की डे एंड एज, ये जी। इंटरनेट का जमाना है। हुँ, बेसिक फंडामेंटल राइट का दावा करने लग गए इंटरनेट को लेके कि आप हुँ, ये फैसिलिटी नहीं ले सकते सिटीजन से वापस, ये उसका हुँ, अधिकार है। जी। तो इंटरनेट के साथ साथ जब इन्होंने देखा इंडिया का जो हमारा जम्मू कश्मीर है, उसमें जिस हुँ, तरीके से तरक्की हुई है, हुँ, डेवलपमेंट हुआ है, 11 हुँ, मेडिकल कॉलेजेस हैं, आईआईटीज हैं आपके, ठीक है, फार्मा कंपनीज हैं, आपका इंडस्ट्रियल एरिया है जम्मू में, बड़ी ब्रह्मना में, श्रीनगर में आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं, आईआईटी है, ठीक है, बच्चे वहां से हुँ, पढ़ के एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, और जितने भी हुँ, जम्मू कश्मीर में बच्चे हैं, दे हैव एक्सेस टू, मतलब द बेस्ट कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो जी। अपने ही मुल्क में पूरी फैसिलिटी है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन। आप पे कोई रुकावट नहीं है, कोई आप में कोई फर्क नहीं कर रहा है। हम सब एक सिंगल यूनाइटेड नेशन के तौर पे आगे तरक्की कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, हुँ, आपका देखें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर देख लें, आप मेडिकल सेक्टर देख लें, आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, है ना, हुँ, आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें। मतलब श्रीनगर जैसी जगह पे भी अब मतलब मॉल्स बन चुके हैं वहां पे। एक बिल्कुल। टाइम था कि आवाम सोच भी नहीं सकती थी कि कोई पब्लिकली कहीं पे इकट्ठा हो सकता है, पर यहाँ पे मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स हैव कम अप इन श्रीनगर। वहां हुँ, का जो फ्रूट है कैश क्रॉप बन चुका है, एप्पल्स को वर्ल्ड वाइड बांटा जाता है, केसर, केसर इज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड। और अब तो हुँ, स्मॉल स्टार्टअप्स को इंकरेज कर दिया है, जिसमें सरकार सब्सिडी भी दे रही है, पैसे भी दे रही है, और जम्मू कश्मीर के जितने भी यंगस्टर्स हैं, वो स्टार्टअप इंडिया के मुताबिक वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी। और हुँ, फिर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लीजिए,
जिस तरीके से जो पश्मीना शॉल की इंडस्ट्री है जो उभर के आई है, जिस तरीके से उनकी कारीगरी है, हमने वो भी प्रिजर्व किया है, उसको प्रमोट किया है। तो ये सारी चीजें देख के फिर जो प्रोपोगेंडा था, देखें आज की हम्म, तारीख में पीओजीबी में जितने भी स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स वो कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें दहशतगर्द बोल रहे हैं। तो जायज सी हम्म, बात है कि आप ही को प्रोपोगेंडा करके, आपको रेडिकलाइज करके, आपका बेवकूफ बना के इंडिया भेजा जाता था कि हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर की आजादी की बात करो, आप अपने पीओजीबी या पीओजेके की आजादी की बात मत करो। हम्म, और इन्होंने पैसे दे दे के आईएसआई ने इनके मुंह बंद रखे, वहां पे आतंकी तंजीमों को वहां पे सेटल करवा दिया, वहां पे ये आतंकी लॉन्च पैड इन्होंने इस्टेब्लिश कराए, वहां पे ट्रेनिंग सेंटर्स आतंकवाद के शुरू हुए। तो आज की तारीख में तो पीओजीबी और पीओजेके की आवाम ही पछता रही है कि बिल्कुल गलत सर। प्रोपोगेंडा और गलत दिशा में आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी ने इनको गलत राह पे चलवाया, और इन्हें अंत में या तो डिस्ट्रक्शन, मौत, या फिर इन्फ्लेशन, या फिर आप बोल लीजिए कि इनका सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ना हम्म, इनको नौकरियां मुहैया हो रही हैं, सरकारी नौकरी के लिए इनके कोटे बहुत लिमिटेड हैं, करप्शन बहुत ज्यादा है, इनके पुलिस वाले इनकी औरतें और बेटियों के साथ गलत हरकतें करते हैं, लड़कों से हम्म। थ्रेट होता है, उन्हें रातों रात या तो कॉलेज से उठा लेते हैं या फिर इनके घरों से गायब कर देते हैं इनको। सर ठीक है। इन सब के बीच में ये समझना भी जरूरी है, जिस तरह से बीएलएफ ने पीओके के जो प्रोटेस्ट लोग कर रहे थे उसके समर्थन में, ठीक है, और बीएलए का अपना प्रोटेस्ट चल रहा है, सिंधु देश की मांग होती है, वो भी एक पाकिस्तान में विरोध चल रहा है। अगर ये तमाम लोग यूनाइटेड होकर अगर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं या अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करते हैं, तो कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। देखिए राम, जायज सी बात है कि सत्याग्रह वाले दिन चले गए। वो हम्म, पुराने 50 साल पुराने, मतलब अब तो 70 साल हो गया है, 70 ईयर्स पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका, अब तो 100 साल भी आने ही वाले हैं 20 साल के हम्म, अंदर अंदर, तो ये कॉन्सेप्ट अब रिडंडेंट हो गया। अब हम्म, आपको खुद केपेबल होना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, और अगर आर्म्ड स्ट्रगल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम्म, आप बंदूक की नोक के प्रति क्या बात करेंगे। हम्म, आप पाकिस्तानी जो सोल्जर है या फिर रेंजर है, इनकी बंदूक हम्म, की नोक आपके मतलब दोनों आंखों के बीचों बीच उन्होंने तानी हुई है, तो आप बंदूक हम्म, के बैरल से क्या बातें करने वाले हैं, हम्म, और अंजाम क्या होने वाला है। हम्म, और जाहिर सी बात है कि अगर इतना ही होता तो आज की तारीख में, देखिए पहली चीज तो पाकिस्तान की मिलिट्री की मौजूदगी वहां पे गैर कानूनी है, इलीगल बिल्कुल। ऑक्यूपेशन है, उसे जी। आजाद जम्मू कश्मीर से बाहर होना चाहिए, पर वो हम्म, अंदर घुसा हुआ है, उसके गहरे हम्म, लिंक है, आईएसआई को घुसा के रखा है। अब जो आसिम मुनीर आया है डोमिनेट करने, तो हम्म, मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई के अब दो अलग गुट बन चुके हैं। हम्म, आईएसआई अब एंटी मिलिट्री इंटेलिजेंस बन चुकी है संस्था। जिस हम्म, तरीके से डीजी आईएसआई को सजाए उम्र कैद सुनाई गई है, ठीक है, हम्म, जैसे आईएसआई के साथ वो हरकतें कर रहे हैं, उनकी फंडिंग रोक रहे हैं, तो बिल्कुल ये तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो हम्म, आसिम मुनीर कर रहा है, लोग मतलब आसिम मुनीर को कह रहे हैं रॉ का एजेंट है। तो हम्म, हमें तो मतलब हंसी आती है कि हम्म, कभी ये अपने आपस में इकट्ठे हो जाते हैं या आपस में बरखिलाफ हो जाते हैं। तो देखें, हिंदुस्तान कोई हरकत ऐसी नहीं करने वाला है जिससे हम्म, कि ये मतलब यूनाइटेड हो जाए, इनमें एकता आ जाए। और ये हुकुम का इक्का हमेशा पाकिस्तान फौज इस्तेमाल करती है कि जब हम्म, इन्हें दिख रहा हो कि पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट बहुत ज्यादा हो गया है या जी। फिर इनके अलग अलग होने की बहुत ज्यादा चांसेस हो गई हैं, ये हिंदुस्तान पे कोई ना कोई हमला करवाते हैं आतंकवादियों के जरिए, और फिर हम्म, उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान जब वापस हमला करेगा तो फिर हम्म, पाकिस्तान की आर्मी मसैया बन के बाहर निकलेगी कि देखो, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, आपका थ्रेट इंडियन आर्मी है, ये हमला करना चाहते हैं, ये कब्जा करना चाहते हैं। तो मैं एक चीज बहुत क्लियर और स्पष्ट शब्दों में
सभी व्यूअर्स को बता दूं कि जी। पीओजेके की आवाम को अगर भारत के साथ शामिल होना है तो वो हुँ, अपने ही बलबूते और दम पे शामिल होगी। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हमारे पास अभी जो हिस्सा है और जितनी आवाम है, हमारा मकसद और मुद्दा है कि हम उन्हें अव्वल दर्जे का लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करें, बेस्ट हुँ, इकोनॉमिक कंडीशंस, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी, बेस्ट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट हुँ, सोशल प्रैक्टिसेस और एक हुँ, अच्छा माहौल हम प्रोवाइड करें जिसमें कि सारे बच्चे अपना अच्छा पढ़े लिखें, एंटरप्रेन्योर बने या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व करें, अलग अलग हुँ, एग्जाम्स देके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी शामिल हो और देश की प्रोग्रेस और उन्नति करवाएं। ये हमारा फोकस है। हमारा फोकस किसी के भी मुल्क के अंदर दखल अंदाजी हम नहीं करना चाहते हैं। और ऊपर से पीओजीबी और पीओजेके भारत का एक अभिन्न अंग है। जी, पर मुद्दा यह है कि पाकिस्तान आर्मी को वहां से हटना पड़ेगा। तो जी, वो पीओजीबी और पीओजेके के जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनकी यंग अवाम है, अवाम को ही आवाज उठानी पड़ेगी उनके बरखिलाफ। क्योंकि बिल्कुल यदि सर। इंडिया ने कोई पहल की तो पाकिस्तान की मिलिट्री नैरेटिव में आएगी कि हम पे हिंदुस्तान की फौज ने जबरन हमला किया है, तो सारे मतलब आजाद कश्मीर के लोग इकट्ठे हो जाओ हिंदुस्तान के खिलाफ। तो वो वैसे भी सर पाकिस्तान जो है प्रोपेगेंडा करने में काफ़ी माहिर है। लेकिन सर एक घटना और हुई है वहाँ पर मुज़फ्फराबाद में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 21 लोगों की जान चली गई। उसको बिल्कुल। लेकर भी अब कई एस्पेक्ट सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, एक थ्योरी तो जहां मैंने अपने ट्विटर पे भी मैंने ये स्टोरी डाली है कि जी। कहा यह जा रहा है कि ये जो टीम थी इसे बुलाया गया था स्पेशल ऑपरेशन के लिए, जिसके अंदर ये जो 21 लोग थे, हुँ, दो पायलट्स को छोड़ के, ये जितने भी लोग थे इसमें, ये 19 या 20 स्पेशल जो फोर्सेस के जो इनके सोल्जर थे, जो रेंजर्स और एसएसजी के मिक्स थे। हुँ, रेंजर्स क्यों, वहां पे लोकल इनकी डिप्लॉयमेंट रहती है रेंजर्स की, वो जी। इलाका जानते हैं यहाँ पे। और हुँ, स्पेशल फोर्सेस एसएसजी जो है वो इसलिए थी कि वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की टॉप लीडरशिप को वाइप आउट करे और हुँ, इनको टर्मिनेट करे या फिर हुँ, इनकी फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस को अंजाम दे। वो मी 17 हेलीकॉप्टर इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा था कि कुछ की फिगर जॉइंट हुँ, अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को ये जबरदस्ती उन्हें किडनैप करें या फिर उन्हें हुँ, टर्मिनेट करके उनकी बॉडीज को वहां से गायब करके ये इसी मी 17 हेलीकॉप्टर से वापस इस्लामाबाद या फिर इनका कोई दूसरा एयरबेस पे लैंड करें और जेएएसी का नामो निशान और वजूद खत्म कर दें। तो ये जी। इसलिए ये स्पेशलाइज्ड टीम को बनाया गया था। पर ये अब मी 17 क्रैश हो गया है और हुँ, सारे नाम और ये किस किस रेजिमेंट से ताल्लुक रखते थे सभी जवानों की लिस्ट भी बाहर आ गई है। हुँ, तो ये जो मिश्रण है रेंजर्स का और एसएसजी का, ये हुँ, बहुत ही एक अलग सिनेरियो बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। और ये आसिफ मुनीर ने हैंड पिक की हुई टीम थी। इस हुँ, टीम को स्पेशल टास्क दिया गया था कि ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को लीडरलेस बना दे और हुँ, इनको स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के घर के एड्रेसेस और इनके मिशन एम और ऑब्जेक्टिव्स इनको सौंपे गए थे। और हुँ, इसलिए ये बाई हेलीकॉप्टर आ रहे थे। आने को जी। तो ये बाई रोड भी आ सकते थे एफसी के साथ या बाकी कॉन्वाई के साथ बाई रोड, पर हुँ, इन्हें हुँ, हेलीकॉप्टर से क्यों इंसर्ट किया जा रहा था। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सिनेरियो बन रहे हैं। पर हुँ, सबसे नजदीकी ये एंगल है और हुँ, दूसरा एंगल ये है कि अब देखिए सीपेक आजाद कश्मीर के बीचों बीच से गुजर के जाएगा, बिल्कुल। ये अमेरिका नहीं चाहता। तो क्या पता हुँ, आसिम मुनीर और अमेरिका हुँ,
कि मिली भगत हो कि ये जो अड़चने डाल रहे हैं जेएएसी, इसको रास्ते से हटा दिया जाए, ठीक है, और फिर ये पूरा इलाका अपने मुताबिक डोमिनेट करे, और बहुत फिर बहुत शुक्रिया। यस। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। अगर आपके मन में भी जियोपॉलिटिक्स से लेकर कोई सवाल है जो आप मेजर समरपाल सिंह तूर से पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।